नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम। ये जो वीडियो है आपको चंडीगढ़ पीआरटी और आपके जो ईएमआरएस टीजीटी सोशल साइंस है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस में जो सबसे पहला पॉइंट है वो फेडरलिज्म ही है। तो ये फेडरलिज्म बिल्कुल डिटेल वीडियो है और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ बच पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। तो आप पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठें और इस टॉपिक को एक दो बार ज़रूर करें, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेडरल सिस्टम, देखिए सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो फेडरल सिस्टम है क्या, बस सिंपल सी बात है भाई, जहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम हो जहाँ पे टू टायर गवर्नमेंट हो, जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग हो, वहाँ पे सिंपल सी बात है सेपरेशन ऑफ पावर होगा और उनकी लिमिटेशन अलग होंगे। उसको क्या कहेंगे? फेडरल सिस्टम कहेंगे, संघीय व्यवस्था कहेंगे। इंडिया का जो संविधान है वो हमें दोनों तरह का, एकात्मक और संघात्मक, यानी कि संघीय फेडरलिज्म भी हमारे यहाँ और यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम भी अपनाया गया, यानी कि एकात्मक सरकार भी है और संघीय सरकार, दोनों की ही क्या विशेषता देखने को मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को। देखिए राजनीतिक जो शास्त्री हैं उन्होंने राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के संबंध की जो उनका नेचर है कि प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में उसको बांटा है। नंबर एक, एकल और संघीय, यानी कि एकल सरकार और एक यानी कि एकात्मक सरकार, और संघीय संघात्मक सरकार। अब परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो एकल या एकात्मक सरकार कौन सी होती है? जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है। दूसरी ओर संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र सरकार व क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। ये सिंपल बात कह रहा है कि आपके द्वारा ये क्या बता रहा है, ये सिंपल बात आपको बताई जा रहा है कि भाई जो एकात्मक सरकार है उसमें सारी जितनी भी शक्तियाँ जितनी पावर है वो हमारे किस में है, या तो केंद्र सरकार में होती है या क्षेत्रीय सरकार, दोनों में होगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही चीज़ होगा कि एक ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि यूनियन जो गवर्नमेंट होती है उसकी सबॉर्डिनेट होती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जो है होल्ड किसके हाथ में रहता है? सेंटर या जो यूनियन गवर्नमेंट हम जिसको बोलते हैं उसके हाथ में रहता है। किसमें? एकात्मक में। लेकिन इसके विरुद्ध हम देखें तो संघीय सरकार में क्या होता है? संघीय सरकार में संविधान जो शक्तियाँ वो संविधान के द्वारा केंद्र और क्षेत्रीय यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों की विभाजित होती है। बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं वो उसकी क्या शक्तियाँ होंगी, और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है जो क्षेत्रीय जो सरकार है उसकी क्या आपकी पावर होंगी। तो ये बिल्कुल क्लियर कर देता है, उनकी लिमिटेशन तय कर दी जाती है। ओके, तो इन दोनों की ये डेफिनेशन है। चले तो ये आगे ये कहता है कि दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग समर्थतापूर्वक करते हैं। बिल्कुल ये मतलब दोनों की लिमिटेशन बांट दी गई है, पावर बता दी गई है, तो दोनों ही अपनी पावर को यूज करेंगे। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना ही स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे या लैप्स करेंगे उनकी पावर का, और एक दूसरे को तंग नहीं करेंगी। ब्रिटेन, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, ये किसके एग्जाम्पल है? एकात्मक सरकार के। देखिए ये किसके एग्जाम्पल है? ये क्या है? एकात्मक सरकार के क्या है? स्वरूप है, यानी कि एग्जाम्पल है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन से देश के अंदर एकात्मक सरकार का स्वरूप देखने को मिलता है। जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना में क्या है? संघीय मॉडल देखने को मिलता है। बिल्कुल भारतीय जो सरकार है इसका स्वरूप जो है इसमें हमारे यहाँ संघीय सरकार का रूप भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संघीय मॉडल को भी अपनाया गया है, जो कि कनाडियाई जो मॉडल है उस पर आधारित है। और हमारे जो संविधान है इसमें कुछ विशेषताएं ऐसी भी है जो एकात्मक सरकार की तरफ रुख करते हैं। तो हमारा तो मतलब संघीय और एकात्मक दोनों ही है, लेकिन हमें संघीय मॉडल पे माना जाता है कि भारतीय सरकार जो हो संघ सरकार है या मतलब संघीय मॉडल पे काम करती है। चलिए एक बार डिफरेंस देखते हैं कि एकात्मक सरकार और आपके जो संघीय सरकार है उसमें क्या डिफरेंस होते हैं। चलिए
दोहरी सरकार, देखिए संघीय सरकार जो होगी उसमें बिल्कुल ये होगा कि दोहरी सरकार, इनके एक आपके में केंद्र सरकार होगी तो दूसरी आपकी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट होगी। एक आपकी क्या होगी यूनियन गवर्नमेंट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे, और उसके नीचे क्या होगी स्टेट गवर्नमेंट होगी। इंडिया के अंदर क्या है यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे क्या है आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे है जिला परिषद और पंचायत यानी कि लोकल गवर्नमेंट इसको आप बोलते हैं। तो ये 3 टायर हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इनकी पावर को बिल्कुल डिफाइन कर रखा है हमारे संविधान के अंदर कि कौन कौन सी पावर का ये यूज कर सकते हैं और एक दूसरे की पावर को ये ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो बल्कि पंचायत जो है उसको भी अपनी कुछ राइट्स दे रखे हैं, उसकी पावर दे रखी है, वो उसका यूज कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एकल जो एकात्मक सरकार है, राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है, यानी कि राष्ट्रीय सरकार के पास सारी शक्तियाँ कहाँ होती है वहीं होती है, और उसी को राइट होता है कि वो कहाँ पे क्षेत्रीय सरकार बनाएगी कहाँ नहीं बनाएगी और उससे क्या काम करवाएगी, क्योंकि पूरा होल्ड किस पे होता है यहाँ पे राष्ट्रीय सरकार पे होता है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ओके, संघीय सरकार यहाँ पे क्या मिलता है लिखित संविधान रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। जैसे इंडिया के अंदर हमारा क्या है रिटर्न है। एकात्मक के अंदर क्या है संविधान लिखित भी हो सकता है, जैसे फ्रांस के अंदर है लिखित संविधान है, अलिखित भी हो सकता है, यानी कि संविधान 2 तरह के होते हैं रिटन और ओरल, ठीक है ना। ओरल कहाँ है हमारे ब्रिटेन में मिलता है, एकात्मक सरकार का ही एग्जाम्पल है। संघीय सरकार में 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य क्या है शक्तियों का विभाजन, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना संघीय सरकार के अंदर वो राष्ट्रीय और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है राज्य सरकारें होती हैं उनकी पावर को डिफाइन कर देता है। वहाँ पे एक डिफाइन करने के बाद ये भी बता दिया जाता है कि आपके क्या पावर हैं इनकी क्या पावर है। जैसे हमारे यहाँ पे शेड्यूल नंबर जो 7 है ना उसके अंदर हमारे यहाँ लिस्ट दे रखी है, क्या दे रखी है लिस्ट, जिनके अंदर हमने क्या है पहली लिस्ट क्या है यूनियन लिस्ट है, दूसरी कौन सी है स्टेट लिस्ट है, फिर तीसरी कौन सी है कंकरेंट लिस्ट है। इसके अंदर जो स्टेट सेंट्रल लिस्ट है उसके अंदर हमने बता रखा है कि भाई उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट है उस पर कौन बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट वाले में कौन बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कंकरेंट के अंदर ऐसे मुद्दे ऐसे दे रखे हैं जिसके अंदर हम दोनों सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एग्जांपल मान लीजिए कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन पे कोई अपना लॉ बना दिया, तो जहाँ तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना देगी वहाँ तक इसका स्टेट गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यानी कि कंकरेंट लिस्ट पे भी ज़्यादा होल्ड देखा जाए तो गवर्नमेंट सेंटर का है, लेकिन दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये कहता है कि यहाँ पे शक्तियों का विभाजन नहीं होता। समझ सकते हैं किसमें होती है राष्ट्रीय सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना एकात्मक में उसका ही बोलबाला होता है भाई, उसको ही सारी पावर दी जाती है। चौथा है संविधान की सुरक्षा, यानी कि संघीय सरकार में क्या होता है संविधान में जो लिखा गया है ना उसको ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है संविधान के अंदर ही सारी चीज़ें दी जाती है, डिफाइन कर रखी है किसकी पावर कितनी है, भाई कैसे सरकार होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, उसको कौन कौन सी पावर होंगी, कहाँ कहाँ वो पावर का यूज कर सकती है। यहाँ पे संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जहाँ नहीं है सर्वोच्च वहाँ है ब्रिटेन और जहाँ पे है वो है जापान, यानी कि यहाँ संविधान है लेकिन वो उसकी चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती। तो यहाँ पे क्या है कठोर संविधान मिला। कठोर संविधान का मतलब है कि उसको अमेंडमेंट करना उसमें सुधार करना मुश्किल कार्य होगा। भारतीय संविधान है कठोर संविधान है, क्यों? क्योंकि लचीला भी है कठोर भी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे प्रोविजन है जिनको अमेंडमेंट करना उनमें सुधार करना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। कठोर का एग्जाम्पल फ्रांस है और लचीले का है ब्रिटेन, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो संघीय सरकार में क्या कहता है स्वतंत्र कार्यपालिका इंडिपेंडेंट आपकी क्या मिलेगी न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, यानी कि जो आपके यहाँ संघीय सरकार है उसमें लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो मिलेगी ना वो इंडिपेंडेंट मिलेगी, क्योंकि वो इस पर भी कंट्रोल करेगी। क्यों? क्योंकि ये रूल बनाएगा, इसको रिव्यू करने का काम करेगी, ये इम्प्लीमेंट करेगा, उसको देखने का काम करेगी। तो यहाँ पे जुडिशरी जो है इन दोनों से अलग मिलेगी। इसके काम में इसकी जो एम्प्लॉय उनको अपॉइंटमेंट में देने में ये कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये मिसयूज करते हैं अपनी पावर का तो ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हटाया जा सकता है। क्या कहते हैं यहाँ पे न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है नहीं भी, यहाँ पे हो सकती है नहीं भी हो सकती। भाई यहाँ पे क्या कहता है द्विसदनीय विधायिका मिलेगी। विधायिका मतलब 2 सदनीय, कि हमारे यहाँ पे क्या है जैसे राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा हमारा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। राज्यसभा क्या है
ये कभी भी डिसोल्व नहीं होते। यहाँ के 2/3 मेंबर क्या है, हर 6 साल के बाद क्या होते हैं, अपने रिटायर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, हर 5 साल के बाद नई डिसोल्व हो जाएगी गवर्नमेंट, नई सरकार बनेगी। डायरेक्ट इसमें इलेक्शन हो गई, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, क्या कहते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि इनका डिफरेंस क्या है इनके दोनों के बीच। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया जाएगा। आपकी बार क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में थोड़े से अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कंपैरिजन करके बताया जाता है कि एकात्मक का गुण भी डाल दिया जाता है। सरकार को भी तीन या 4 आपको स्टेटमेंट दे जाएंगे, बताएंगे इनमें से कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं नीचे। तो ये हमने देख रहा था भाई कि क्या है। चलिए, तो ये सिंपल बात करता है कि भाई जो संघीय मॉडल में राष्ट्रीय जो सरकार है वो संघ या केंद्र सरकार या संघ के रूप में जाना जाता है, और क्षेत्रीय जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सिंपल बात बता रहा है भाई, जो राष्ट्रीय सरकार हम जिसको बोल रहे हैं बार बार, वो क्या है, वो आपकी केंद्र या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है, या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। और वैसे क्षेत्रीय जो सरकार है उसको हम राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जानते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट या आपकी लोकल गवर्नमेंट जो भी है उसके रूप में जान सकते हैं। तो ये सिंपल बात बता रहा है आपको, क्या कहता है। तो अब ये कुछ विशेषता बताता है संघीय सरकार की, तो उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संघ शासन या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मतलब क्या है। तो संघ शासन को शब्द जो है ये वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है फोडेस। इस लिया गया इसका अभिप्राय संधि या समझौता। अब संधि या समझौता किसके बीच, भाई सरकारों के बीच में ये संधि या समझौता की बात करता है। ठीक है, क्या कहता है देखिए, तो ये आपको बताता है कि इस तरह संघ का शासन एक नया राज्य है, यानी राज्य जिसमें विभिन्न इकाइयों के बीच एक संधि या समझौते के तहत निर्मित किया जाएगा। संघों को इकाई के रूप में नामों जैसे राज्य। अब ध्यान से सुना, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि संघ का मतलब क्या है, संधि या समझौता, और ये एक नया राज्य बनाएगा किससे, संघ या समझौते थे। ऐसे ही जो अमेरिका है ना, आपने देखा होगा इसका फ्लैग है, आपने इसका फ्लैग है, उसमें ना स्टार है, 50 स्टार है। ये 50 स्टार एक राज्य को रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे उन राज्यों को मिला के एक संघ बनाया गया है। यहाँ पे एक राज्यों को मिला के क्या बनाया है, संघ बनाया गया है। अब वो जब चाहे वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन इंडिया का संघ थोड़ा सा इससे अलग है, अभी बताएंगे हम क्यों अलग है इंडिया का संघ। तो जैसे अमेरिका में कैंटोन, जैसे स्विट्जरलैंड में कैंटोन बोला जाता है, प्रांत जैसे कनाडा में बोला जाता है, गणतंत्र जैसे रूस में पुकारा जाता है। ये संघ या सरकार के बता रहे हैं कि अलग अलग देश के अंदर अलग नाम से जाना जाता है। तो जो संघ शासन 2 रूपों में निर्मित होता है। नंबर 1 एकीकरण यूनिटरी, एक विविधीकरण। 2 रूप में माना जाता है। जो पहले मामले में जो है वो है सैनिक कमजोरी वाले आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य एक साथ मिलकर एक मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, जैसे अमेरिका। तो कि भाई उन्हें डर है, या तो सैनिक कमजोरी है या वो वैसे कमजोर है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो क्या करते हैं, अपनी आपको आगे ले जाने के लिए वो मिलकर एक संघ बनाते हैं। इसका उदाहरण है आपका अमेरिका। जहां राज्यों को स्वतंत्रता होती है, उदाहरण के लिए कनाडा, तो वहाँ क्या है, लोग आपस में नहीं एक संघ बनाते हैं, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। तो वो अलग मॉडल का रहेगा, वहाँ विविधीकरण कहलाएगा। तो जहाँ राज्यों की स्वतंत्रता होती है, जिनकी फ्रीडम होती है, उदाहरण के लिए कनाडा। अमेरिका विश्व में प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। सबसे प्राचीन जो सबसे पहला संघ देश बना था वो आपका अमेरिका था। ये आ सकता है। अमेरिका जो था वो आपको बताया जा रहा है कि ये जो क्रांति हुई थी उनकी, उस क्रांति से के बाद 1787 में 1787 के अंदर इसमें 50 जो स्टेट है वो है जो मूल थे, यानी कि स्टार्ट किया गया था वो 13 से किया गया था। संघीय शासन कनाडा में 10 प्रांतों को, मूल रूप से 4 थे, अब 10 हो गए, निर्मित था, काफ़ी पुराना है, जो 1867 में निर्मित हो गया था। तो भारतीय संविधान में संघीय सरकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान निर्माताओं के संघीय व्यवस्था के अपनाने के 2 कारण बताए थे। पहला, एक तो देश का आकार बड़ा होना, दूसरा सामाजिक आर्थिक और सामाजिक विविधता। यानी कि हमारे देश में जो अपनाया गया संघीय सरकार कि संघीय मॉडल क्यों अपनाया भैया हमने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संघीय मॉडल क्यों अपनाया गया देश में। तो 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो देश का बड़ा आकार है, भाई देश को चलाने में तकलीफ हो सकती है, भाई सारे को एडमिनिस्ट्रेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिल्ली में बैठ के पूरे देश को नहीं चला पाएगी। दूसरा, हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है,
हमारे यहाँ पे सोशल और कल्चरल जो डाइवर्सिटी है वो भी बहुत सारी है। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट रेज ना हो, उनको अकोमोडेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, ये फेडरलिज्म अपनाया, ताकि हमारे मान ली दिल्ली में या हरियाणा है आपका, या राजस्थान है आपका, और नीचे कर्नाटका या केरला है आपका, तो ये अलग है और हमारा कल्चर अलग है। तो इनको अकोमोडेट करने के लिए हमने क्या कर दिया, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उनको अपना दे दिया, अपने राज्य का आप देखिए कैसे शासन चलाया जा सकता है। लेकिन जो टॉपिक जिसमें एक नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस होगी उसको देखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ गए। तो इसलिए हमारे यहाँ क्या है, अब एक तो बड़ा देश था, बहुत बड़ा वास्ट एरिया था, और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या थी, विभिन्नताएं थी। तो ये क्वेश्चन आएगा। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था ने से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि जो क्षेत्रीय फ्रीडम वाले राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगी। और साथ में उन्होंने कहा कि इससे दो फायदे होंगे हमें, एक तो हमारे देश में यूनिटी बनी रहेगी भाई, दूसरा जो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी भी अपने आप में एक तरह से आत्मसमानता, रिस्पेक्ट बनी रहेगी। दूसरा हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रिटी की वृद्धि होगी, यानी कि बढ़ेगी यूनिटी हमारी, घटेगी नहीं। ठीक है। वैसे अब ये बात ध्यान से सुनने की बात है भाई, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उठा के देख लेना ओल्ड पेपर किसी भी एग्जाम का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ध्यान से सुनना, संघ वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया, हमारे यहाँ यूनियन वर्ड यूज नहीं किया गया है, फेडरेशन किया गया है। इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1, भारतीय संविधान जब स्टार्ट होता है तो अनुच्छेद 1 है, जिसमें हमें क्या कहा गया है, राज्यों के संघ। भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का एक ऐसा संघ जो टूट नहीं सकता, जिसको हमारे राज्य छोड़ के नहीं जा सकते। ध्यान से सुनना, अमेरिका के अलग है हमारा, अमेरिका में तो आगे मिले, हमने आके नहीं मिले, हम होल्डिंग टुगेदर है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्यों के संघ से दो बातें उभर कर सामने आती हैं, कि ये वर्ड जो यूज किया गया ना कि राज्यों के संघ, इससे दो बातें भी सामने आती हैं। अब ध्यान से सुना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है भाई, ऐसे इस जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको मैं बता सकता हूँ, जो आपके जो पीआरटी है चंडीगढ़ के लिए, आपकी चाहे बिहार भर्ती हो या सीटेट हो, एसटेट हो, या डीएसएसबी का एग्जाम हो, या आपका ईमारस का जो एग्जाम, इसके लिए भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे। पहला, दो बातें हैं, अमेरिकी संघ के विपरीत है भाई, अमेरिकी जो मॉडल है उससे हमारा मॉडल अलग है। तो भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है, कि वहाँ तो क्या है कि राज्य, वहाँ तो क्या था, एक यूनियन बनाई, इसमें क्या हुआ, स्टेट आई कि इससे ज्वाइन किया, भाई हम करेंगे हम करेंगे, इन्होंने किया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, उल्टा है, हमने क्या किया है, राज्यों को पहले मिलाया, हमने क्या किया, राज्यों को मिलाया, ऐसे मिलाया, और उसके बाद हमने क्या बना दिया है कि यूनियन बना दी। तो हमारा उसके विरुद्ध है। ठीक है। दूसरा कहता है कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे इसको छोड़ के जाए। अमेरिका के अंदर क्या है, वहाँ पे वो छोड़ के जा सकते हैं जब उनका दिल करे। क्यों? क्योंकि वो तो वैसे आए हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी मर्जी से आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए था। हमारे राज्य ऐसे नहीं है। तो हमारे क्या है, संघ की जगह क्या वर्ड यूज किया गया है, फेडरेशन वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि यह अभाज्य है, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये टूटेगा नहीं। तो भारतीय संघीय जो व्यवस्था है, ये भी क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है भाई, भारतीय संघीय व्यवस्था जो है कनाडा जो कनाडा है उसके मॉडल पे आधारित है भाई। तो एक अत्यंत सशक्त यानी कि स्ट्रॉन्ग जो सेंटर है उसके आधार पे है। तो कनाडाई जो मॉडल है अमेरिकी मॉडल के सर्वथा भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है उससे। भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसमें कनाडाई जो व्यवस्था है इनके आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है। नंबर 1 क्या क्या है, इसका निर्माण, यानी कि इसका निर्माण जो किया गया है वो ऐसे किया गया है कि इसका विखंडित नहीं किया जा सकता। संघ शब्द का जो प्रमुखता से प्रयोग, कनाडा में भी संघ शब्द का यूज किया गया है। इसकी भी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, राज्यों की तुलना में केंद्र की ज़्यादा शक्तिशाली होना, ये भी हमें बताया गया है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ से देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं हमारा जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, उसमें दोनों तरह की विशेषता मिलती है भाई। उसमें संघीय भी मिलती है और उसमें क्या है, एकात्मक है उसकी भी विशेषता मिलती है। दोनों विशेषता को हम देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार पूछे जाते हैं भाई। चलिए पहले देखते हैं द्वैत राज पद्धति। सिंपल सी बात कहता है भाई, 2 स्तर पे क्या होगा, राज पद्धति होगी, यानी कि शासन 2 रूप में चलेगा। हमारे यहाँ तो 3 टायर सिस्टम है भाई। पहला यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंदर हमारा क्या है, पंचायती राज, और हमारा जो आता है जिला परिषद वाला पार्ट, म्यूनसिपैलिटी, ये वाला पार्ट आता है। चलिए तो ये कहता है संविधान में संघ स्तर पर
केंद्र तथा राज्य स्तर पर राज पद्धति को बताया गया। यानी कि दो है, केंद्र है यानी कि संघ पे क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपनाया गया। तो प्रत्येक संविधान जो है अपने क्षेत्रों में संपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामले जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि को देखती है। यानी कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो एक राष्ट्रीय स्तर का महत्व रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकारें जो उनका स्थानीय महत्व के मुद्दे हैं जैसे सार्वजनिक व्यवस्था है, कृषि है, स्वास्थ्य है, स्थानीय प्रशासन है, इनको देखता है भाई। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसका एग्जाम्पल लेते हैं कृषि। अब देखिए उत्तराखंड में आप जाएँ तो वहाँ पर पहाड़ी इलाका भाई, वहाँ तो क्या है सीढ़ीदार खेत है। अब हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में तो प्लेन है, तो यहाँ की अलग गाइडलाइंस बनेगी, यहाँ की अलग बनेगी। अब मान लें सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमें देखे तो यार यहाँ की व्यवस्था अलग करनी पड़ेगी, यहाँ की अलग रहेगी, तो बहुत सारे बड़ा काम हो जाएगा और इसमें तो होच पोच हो जाएगा मामला, तो देश को चलाना आसान नहीं होगा। तो इसलिए क्या है हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था जो है उसके दो राज पद्धतियाँ होंगी, दो स्तर होंगे उसके, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दूसरी क्या है लिखित संविधान होगा भाई। लिखित संविधान इसकी विशेषता है। जो हमारा संविधान है केवल लिखित, न केवल लिखित अभिलेख है वरन विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी, सबसे बड़ा भी है भाई। हमारे यहाँ पे जो मूलतः इसमें देखे गए थे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग 8 अनुसूचियाँ थी भाई। जब ये स्टार्ट हुआ था हमें कब बना था ये 26 नवंबर 1949 को हमने क्या कर लिया था भाई, संविधान को अपना लिया था। लागू इसको 26 जनवरी 1950 को किया था भाई, ठीक है। तो तब जब हमने अपनाया इसको तो उस समय इसमें क्या थे 395 तो अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल्स थे, अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में क्या है 2006 की स्थिति ये बता रहे हैं 450 अनुच्छेद है भाई, 24 भाग है, अब 25 है और 12 अनुसूचियाँ भाई। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों में शक्तियाँ एवं उनके प्रयोग की विस्तृत विवेचना है, या दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति को उत्पन्न होने से नहीं होता है। यानी कि ऐसे से सारी बातें आर्टिकल में अनुसूचियों में बता रखी है कि किसका क्या दायरा होगा, इसलिए उनके बीच में कोई भी कंप्लीट अरेंज नहीं होता है। चलिए शक्तियों का विभाजन भाई, ये शक्तियों का जो विभाजन है बिल्कुल हमारा जो संविधान है उसके अंदर शक्तियों का विभाजन कर रखा है भाई। हमारे जो मैंने बताया था शेड्यूल नंबर 7 उसके अंदर लिस्ट दे रखी है, बिल्कुल वो बता रखा है। जो हमारा संविधान है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। इसमें तो ये जो है हमारे ये अलग से विभाजन करा सकती है केंद्र और राज्यों के बीच में। इसमें 7वीं अनुसूची जो मैंने बताया शेड्यूल नंबर 7, राज्य में दोनों के बीच सूची नियत है। केंद्र सूची में 100 विषय हैं, इस मूलतः कितने थे 97 थे। राज्य सूची में 61 है, यानी कि 61 है। मूलतः कितने हैं 66 थे, इसको काट के कुछ उधर ऐड कर दिए गए हैं। केंद्र सूची में, समर्थित सूची में 52 विषय हैं, मूलतः कितने थे 47 थे। तो समर्थित सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी। अविशेषीय विषय अर्थात जो किसी सूची में नहीं है, यानी कि एक 4th लिस्ट भी है भाई इन तीनों के अलावा, वो ऐसी उसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची या अवशेषी सूचियाँ बोलते हैं। जैसे आज के समय में इंटरनेट आ गया भाई, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी आ गया भाई। ये साइबर सिक्योरिटी पहले तो नहीं था लेकिन अब आ गया, तो ऐसे विषय को कहाँ डाल देंगे हम, इस 4th लिस्ट में डाल देंगे अवशिष्ट सूची के अंदर, जिसके अंदर दोनों ही काम कर सकते हैं और इसमें केंद्र सरकार जो है वो रूल बनाएगी, ठीक है भाई। आने वाले टाइम में जो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि तीनों सूचियों में अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है और अभी वर्तमान समय में, पहले तो जब कानून अपना संविधान बना तब तो नहीं हो पाया, लेकिन अब वर्तमान समय में वो उसकी महत्वता या इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, तो उस पर कानून बनाने की कार्रवाई चल रही है। तो कार्रवाई कौन से लिस्ट में ऐड की जाएगी, तो आप याद रखना अवशिष्ट सूची में उसको ऐड किया जाएगा भाई। अगर वो राष्ट्रीय महत्व की कहता है तो राष्ट्रीय सूची यानी कि संघ सूची में जाएगा, राज्य सरकार का कहता है तो राज्य सूची में आएगा, और दोनों की कहता है तो कनकरेंट में आएगा, और वो अभी उभरा है तो किसी में नहीं ऐड हो सकता तो इसमें आएगा। चलिए संविधान की सर्वोच्चता हमने ये पढ़ा था भाई कि संविधान की सर्वोच्चता इसके अंदर मिलेगी, संविधान सर्वोच्च रहेगा भाई, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तो भारतीय संविधान में भी, भारतीय जो संविधान है वो भारत में देश में सबसे उच्च कानून है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो सर्वोच्च है। केंद्र राज्य सरकार प्रभावी कानून के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। यानी कि ऐसा किया जाता है पानी है गया बता रहा है कि जो भी कानून बनेंगे वो हमारे जो संविधान है उससे उच्च नहीं होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही बनने चाहिए, अन्यथा हमारे जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये उसको अवैध घोषित कर सकते हैं दोनों स्तरों पे। कठोर संविधान भाई, कठोर संविधान का मतलब क्या है कि ऐसा संविधान जिसको बदलना आसान ना हो,
इतना जल्दी उसको बदला ना जा सके। संविधान शक्तियों का विभाजन और संविधान की सुरक्षा के तो बनाए रखी जा सकती है जब संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो, यानी कि शक्तियाँ हैं, विभाजन है और संविधान की जो ताकत है उसका तभी बनाई जा सकती है जब उसमें संशोधन, भाई मान ले जल्दी जल्दी बदल सकता होगा, जैसे नेपाल का हर दिन बदल देते हैं, हर 6 साल में एक संविधान को बदल देते हैं, इसका मतलब वो अच्छा संविधान नहीं है। यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है जिससे वे प्रावधान जो संघीय है, केंद्र और न्यायिक संगठन से संबंधित है, मात्र केंद्र और राज्य सरकारों के समान संतुति से संशोधित किए जा सकते हैं। इन प्रावधानों के संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों से आधे से अधिक की स्वीकृति अनिवार्य है। ये कह रहे हैं भाई कि कुछ हमारे जो संविधान है उसमें कुछ तो जल्दी बदल देंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके अंदर हमें राज्यों की सहमति चाहिए। जैसे राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति हमारे उनसे रिलेटेड कोई है, हमारा संघ है, मॉडल से रिलेटेड कोई चीज़ है, अगर उनको चेंज करना है तो हमें विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब है कि आधे राज्य हैं उनकी सहमति चाहिए, या भाई जितने भी व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट हैं उन कम से कम 2/3 हमारे प्रेजेंट होने चाहिए और वो हमारे क्या होना चाहिए, कम से कम वोटिंग करनी चाहिए, तब जाके वो पास होगा। तो ये कठोर निर्णय है ताकि संविधान सर्वोच्च रहे। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि ऐसी न्यायपालिका होगी जो किसी के दबाव में आके काम नहीं करेगी। संविधान ने 2 कानूनों से उच्च न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्रदान की है। क्योंकि ये है भाई, पहला एक अपनी न्यायिक समीक्षा का अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सुरक्षा को स्थापित करना, दूसरा केंद्र और राज्य के बीच विवाद को निपटाने के लिए। पहला कि भाई कोई कानून बना दिया तो वो चेक करेगा, रिव्यू करेगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। अगर उसको मान लीजिए उसकी स्वतंत्रता हो और वो केंद्र सरकार के दबाव में काम करती हो तो इसका मतलब तो वो काम कर ही नहीं पाएगी, वो कहेगी न्यायिक समीक्षा होगी नहीं उससे। क्यों? क्योंकि वो कह देगा भाई मैं तेरे को हटा सकता हूँ, जुडिशरी का जज हैं उनको कह देंगे भाई आपको अगली बार पद नहीं मिलेगा या आपकी सैलरी काट ली जाएगी, तो इसका मतलब वो घबरा सकता है, और घबराएगा तो उनकी हक में फैसला सुना सकता है जो कि नुकसान है। अगर केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाए तो उसके निपटाने के लिए भी स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत है। तो इसका क्या है स्वतंत्र बनाए, जैसे न्यायाधीशों कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित सेवा सकते हैं, यानी कि न्यायाधीश का जो कार्यकाल है भाई वो सुरक्षित है, उसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। दूसरा, जो सेवाएं की जो तनख्वाह उनको दी जा रही है, जो फैसिलिटी दी जा रही है, उनको कम नहीं की जा सकती। वो अपना एम्प्लॉय रखेंगे, वो अपनी मर्जी से रखेंगे भाई। नेक्स्ट है द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब है संविधान ने द्विसदनीय के स्तंभ उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि हमारे जो राज्य हैं उसकी जो असेंबली होती है, स्टेट असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बोलते हैं विधानसभा, उसके जो एमएलए होते हैं वही हमारे जो एमपी ऑफ राज्यसभा है उसको इलेक्ट करते हैं। और दूसरी क्या है, भारत के लोगों को प्रेजेंट कौन करती है, लोकसभा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या है 18+ जितने भी हैं जिनको वोटर लिस्ट में नाम है, वो वोटिंग राइट उनको मिला हुआ है, वो अपने एमपी को इलेक्ट करते हैं और वही आगे जाके अपनी जो सरकार है वो बनाते हैं। तो उसके राज्यों के हितों की क्या करती है, सुरक्षा करती है भाई। तो ये विशेषताएं थी भाई हमारी संघीय संविधान की। इसमें से कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं भाई। तो अब करते हैं, हमारा संविधान जो है दोनों तरह की विशेषताएं रखता है, तो अब समझते हैं कि एकात्मक जो संविधान की विशेषताएं वो क्या क्या होंगी। तो भारतीय संविधान दोनों की रखते हैं, तो कुछ ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई एकात्मक संविधान की विशेषताएं कौन सी है, या गैर संघीय विशेषताएं, जो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो भारतीय संविधान को गैर संघीय विषय घोषित करती हैं। तो इनमें से कोई एक आपको सामने प्रेजेंट कर सकता है। क्या करता है, देखें। फर्स्ट कहता है सशक्त, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग केंद्र। हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग केंद्र है, और ये संघीय जो संघ सरकार होती है, जो संघीय मॉडल होता है उसके विरुद्ध होता है भाई। केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए। यहाँ पे क्यों है, ध्यान से सुनना। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। क्यों है? क्योंकि संघीय दृष्टिकोण में काफ़ी विरुद्ध है। प्रथम है, केंद्रीय सूची में राज्यों के मुकाबले ज़्यादा विषय हैं भाई। जो लिस्ट थी शेड्यूल नंबर 7 के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर जो यूनियन लिस्ट दे रखी है उसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं उसमें सबसे पहली बात है सबसे ज़्यादा है, उनको ज़्यादा विषय दे दिए। पहला एक हो गया भाई। दूसरी क्या बता रहा है कि दूसरा क्या, केंद्रीय सूची में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल है, कि केंद्रीय जो सूची है भाई उसमें इंपोर्टेंस वाले ज़्यादा, जैसे रक्षा है, रेलवे है, डिफेंस है भाई, ये इतने महत्वपूर्ण है, होने भी चाहिए केंद्र के पास, लेकिन राज्य सरकारों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो कहें कि बहुत शक्तिशाली है। तीसरा, कंकरेंट लिस्ट जो समृद्धि सूची में केंद्र को ऊपर रखा गया। क्यों रखा गया है, ध्यान से सुनना है, इसको क्या कराइए। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि समृद्धि सूची में एक स्टेटमेंट है जो आपको बताने जा रहा हूँ कि समृद्धि सूची में मान लीजिए एजुकेशन आती है, और इस पे मान लीजिए राजस्थान सरकार ने एक नियम बना दिया भाई एजुकेशन को लेके, और उसने कहा है कि ऐसा ऐसा आज से होगा।
तभी तभी वहाँ पे केंद्र सरकार भी एक रूल बनाती है उनसे मिलता जुलता। वो केंद्र सरकार ने जो रूल बनाया ना, और वो अगर ऐसा रूल बन गया जो राजस्थान सरकार ने जो बनाया उसको ओवरलैप कर रहा है, यानी कि लैप्स कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, तो जहाँ तक केंद्र सरकार ने नियम बनाया है और जहाँ तक राजस्थान सरकार का जो नियम है वो कैंसिल हो रहा है, जो लैप्स हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वो वहाँ तक ख़त्म माना जाएगा। और इसमें तवज्जो किसको मिलेगी? केंद्र सरकार को। इसलिए ये कह रहा है कि समर्थित सूची में भी केंद्र को ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट क्या कहता है? दूसरा, जो अवशेषी यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ, जो अवशेषित शक्तियाँ हैं उसमें केंद्र प्रमुख रखा गया, क्योंकि केंद्र ही बनाएगा। जबकि अमेरिका में राज्यों में नियत है यह केंद्र को सशक्त बनाता है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है, संविधान को क्या है, केंद्र बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे केंद्र को बनाया गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है या सेंटर है उसको थोड़ा सा सशक्त बनाता है। दूसरा क्या है, यहाँ पे राज्य नश्वर है, राज्य कभी भी एकल संविधान। भाई भारतीय जो संविधान है वो एक लचीला संविधान भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है संविधान का वो आराम से साधारण बहुमत से विशेष रूप से किया जाता है, जिसके अंदर हमें जो राज्य है उसके द्वारा उससे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अमेरिका के अंदर क्या है, संविधान संशोधन करने का जो राज्य है वो भी प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से राज्यों को कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की सकती। नेक्स्ट जो है राज्य प्रतिनिधित्व। जो राज्य प्रतिनिधित्व है, जो रिप्रेजेंटेशन है, समानता का अभाव है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, राज्य की जनसंख्या के आधार पर क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि जो राज्यसभा के जो MP बनते हैं उनके अंदर हमारे स्टेट असेंबली से के जो MLA वो इलेक्ट करते हैं भाई। लेकिन वो कितने मेंबर जाएंगे ये डिपेंड करता है उस राज्य की पॉपुलेशन पे, तो ये अलग अलग है भाई। तो ये अलग अलग होने के कारण क्या है, किसी राज्य को तो राज्यसभा में ज़्यादा क्या मिल गया, बहुमत मिल गया। यानी कि जैसे आपकी उत्तर प्रदेश है, वहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट जाते हैं, हरियाणा है, गोवा है, यहाँ से कम जाते हैं। तो ये कम जाने का विषय है क्या, अगर भाई कम जाएंगे तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन कम हो गया। तो लेकिन अमेरिका में है ये तय है, अमेरिका में फिक्स है भाई। आपातकालीन उप प्रबंध, हमारे जो संविधान है उसमें भारतीय जो राष्ट्रपति हैं उनको कुछ इमरजेंसी पावर दे रखी है, आपातकालीन शक्तियाँ दे रखी है, लेकिन वास्तव में उनको देखा जाए तो यूज उसको कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। 3 तरह की हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात दे रखा है। पहले राष्ट्रीय आपात है जिसको 352 के अंदर डिफाइन करके आर्टिकल 352 के अंदर, राज्य आपातकाल यानी कि जिसके अंदर राष्ट्रपति शासन को कहा जाता है, ये 356 में दे रखा है। और वित्तीय आपातकाल जिसको वित्तीय आपातकाल होते हैं, ये 360 में दे रखा है। ये आज तक नहीं लगा भाई, ये बहुत बार लग चुका है, ये 3 बार लगा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपातकाल भी लगाए जा सकते हैं सरकार। तो इस जब आपातकाल लगता है तो सरकार के पास सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, और हमारा जो राज्य है वो तो बेचारा छोटा हो जाता है, और जो केंद्र है उसको पूर्ण नियंत्रण आ जाता है राज्य का। और ये क्या होता है, संघीय ढांचे को बदल के एकल ढांचे में बदल देता है। कौन? आपातकाल। जब भी आपातकाल लगेगा तो वहाँ के संविधान के अकॉर्डिंग जितनी भी राज्य की शक्तियाँ वो सारी किसके पास चले जाएंगी, सेंटर के पास ले जाएंगी, और संघीय ढांचा बदल के किस में बदल जाएगा, एकल ढांचे में बदल जाएगा। एकल नागरिकता भाई, हमारे यहाँ भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारतीय नागरिकता मिलती है, किसी राज्य की नागरिकता नहीं मिलती कि मैं तो उड़ीसा का राज्य का नागरिक हूँ जी, या महाराष्ट्र का सिटीजनशिप है मेरे पास, नहीं, यहाँ पे तो भारतीय नागरिकता मिलती है। लेकिन इसके विरुद्ध देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर 2 ही नागरिकता मिलती है। एक तो अमेरिका की नागरिकता, एक उसका जो कोई छोटा सा स्टेट है उसकी नागरिकता। 2 तरह की नागरिकता वहाँ पर मिलेगी भाई। एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है सेंट्रल लेवल पे, उसके बाद नेशनल लेवल पे, और उसके बाद हाई कोर्ट है जो कि एक स्टेट लेवल पे है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे है। तो ये इंटीग्रेटेड है कि ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, इसका सबऑर्डिनेट है। तो सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है, इसने जो कह दिया वो कानून बन गया, इसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया सकता। किसी ने मुकदमा किया भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो हार गया तो वो जाके अपील कर सकता है हमारे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हार गया, सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा आ गया उसके बाद कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, न्यायालयों की एकल व्यवस्था को इंटीग्रेटेड या एकीकृत न्यायपालिका मिलती है। चलिए भाई, तो जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं वही कानून हमारे जो है राज्य के अंदर भी बनाए जाते हैं। और लेकिन अमेरिका के अंदर क्या है, 2 नागरिकता, 2 न्यायपालिका है। तो वहाँ पे जो संघीय कानून है उसके लिए संघीय न्यायपालिका है, और राज्य के कानून के लिए राज्य न्यायपालिका। लेकिन हमारे यहाँ तो एक ही है, संविधान सबसे उच्चतम है, हमारा उच्चतम न्यायालय, उसी की सब कुछ चलती है। तो हमारे यहाँ के एकात्मक न्यायपालिका मिलती है। अखिल भारतीय सेवाएं भाई, अखिल भारतीय सेवाएं का मतलब है ऐसी सेवाएं जो देश के शासन को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है भाई। तो हमारे यहाँ जो इतनी भी
कई देशों में तो ऐसा मिलेगा कि केंद्र की और राज्य की सेवाएं, लोक सेवाएं जो हैं वो अलग अलग है, यानी कि हमारे देश में भी मिलती हैं, लेकिन केंद्र जो कि यूपीएससी है वो जो जैसे आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, इनको जब सिलेक्ट करता है तो वो दोनों तरह की सेवाएं दे सकते हैं, केंद्र में भी देगा और राज्य दोनों के लिए वो सेवाएं दे सकता है। तो हमारे यहाँ जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो भी एक तरह से हमारे एकात्मक जो सिस्टम है उसकी तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, यानी कि हमारे यहाँ पे भारतीय कैग जो है, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है, न केवल केंद्र के बीच राज्यों केंद्र के बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है, यानी कि एकीकृत एकीकृत जो लेखा जांच प्रणाली यानी कि ऑडिट जो सिस्टम है वो भी इंटीग्रेटेड है, यानी कि जो केंद्र की नियंत्रक जो कैग है, जो कंप्यूटर ऑडिटर ऑफ जनरल है, वो केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकार जो उनके भी बही खाते जो हैं उनकी अंडर आने वाली जितनी भी सेवाएं हैं उनकी भी जांच करता है। तो उसकी नियुक्ति बर्खास्त की जो है उसको हटाना तो राज्यों की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा बिना राष्ट्रपति के किए जाते नहीं, कि इसकी जो की जाएगी राष्ट्रपति करेगा, किसके कहने पर करेगा, केंद्र सरकार के, राज्यों का कुछ नहीं लेना देना इस पर, ना उसको हटा सकते हैं ना उसकी नियुक्ति में कोई रोल प्ले करते हैं, लेकिन राज्यों के भी वो क्या करता है उसके ऑडिट करता है। तो ये क्या है, एक तरह से वित्तीय जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उस पर अंकुश लगाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे एकात्मक संघीय मॉडल को देखने को मिलता है ये वाला। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, जो राज्य सूची है उस पर भी भाई शेड्यूल नंबर 7 में जो राज्य सूची है उस पर भी मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा द्वारा पारित होने पे मतलब कि राज्यसभा, अगर राज्यसभा जो अपर हाउस है अगर वो ये सोचती है कि राज्य सूची के किसी एक विषय में कोई एक ऐसा विषय है, मान ली उन्होंने कहा है कि ये विषय जो है ये इंपॉर्टेंस रखता है वही नेशनल लेवल की और इस पर ना केंद्र सरकार को रूल बनाना चाहिए, तो एक प्रस्ताव पारित कर देगी कि ये विषय पे राज्य सरकार को छोड़ के राज्य सरकार नहीं बनाएगी, इस पे केंद्र सरकार रूल बनाएगी, तो फिर केंद्र सरकार उस पर रूल बना देती है। तो ये क्या है, एक तरह से कि केंद्र सूची पे भी केंद्र का ही कब्जा है। दूसरा, अगर वो राज्य सूची पे कोई विषय है उस पर कानून बना दिया राज्य ने, लेकिन उसी तरह का कोई कानून आपके केंद्र ने बना दिया तो भी उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो इसका मतलब जो राज्य सूची है उस पर भी संसद का क्या है, शक्ति ज़्यादा चलती है, उसका ज़्यादा है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, जैसे राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, और ये परंतु ये केंद्र की एजेंट के रूप में कार्य करता है। भाई इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्य के द्वारा इसका कोई सहमति नहीं ली जाती। राज्यपाल केंद्र के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण करता है। तो इसके विपरीत अमेरिका में राज्य जो प्रमुख निर्वाचित होते हैं वो बिल्कुल राज्य की सहमति से होते हैं, लेकिन यहाँ पे राज्य की सहमति नहीं, केंद्र सरकार की सहमति होती है, उनका एजेंट होता है। तो यहाँ पे राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो भी एक तरह से हमारे संघीय मॉडल के विरुद्ध हो, वो एकात्मक मॉडल को की तरफ झुकी हुई है। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है बल्कि राज्य विधानमंडलों के भी चुनाव कराता है। और राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है, लेकिन वो सिर्फ किसके काम करवाता है, पंचायत के, वो पंचायत के चुनाव कराता है। बाकी जो चुनाव होंगे विधानमंडलों के भी, राज्य की जो सरकार बनेगी, राज्य सरकार जो बनेगी उसके भी जो चुनाव करवाएंगे वो नेशनल लेवल का जो चुनाव आयोग है वो करवाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं चुनाव भी हमारे क्या है, एकीकृत दिखाते, तो एकात्मक मॉडल की तरफ ये भी झुका हुआ है। ठीक है, चलिए, राज्य के विधेयकों पर वीटो, यानी कि आप ये देखें कि जो राज्य में मान लीजिए एक कानून पास किया, तो कानून पास किया तो उसको पास करवाने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, राज्यपाल के लिए। जब राज्यपाल क्या कई बार क्या करता है, वो सोचता है कि इसको रोक दिया जाए, तो वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को उसको भेज देगा। जब राष्ट्रपति की उसकी अनुमति चाहिए, तो इसका मतलब कई बार क्या करता है, राष्ट्रपति उस पर वीटो लगा देता है, भाई अपनी जो पावर है उसका यूज करना स्टार्ट कर देता है भाई। तो वो क्या करता है, कई बार या तो कैंसिल कर देगा, अब कैंसिल कर गया तो वैसे वो ख़त्म हो जाएगा, अगर नहीं किया तो वो अपने पास वीटो के लिए रख लेगा, बहुत दिन के लिए उसको बचा के रखेगा, जो इंपॉर्टेंस उसकी होनी चाहिए तो वो बनेगी नहीं। तो कई बार राष्ट्रपति अपनी संतुष्टि के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। पहली बार भेजा तब रोक लिया, फिर थोड़े दिन बाद उसको दोबारा बना के पास करके राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने फिर राष्ट्रपति को भेज दिया, राष्ट्रपति ने फिर रख लिया। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर अपने वीटो का अधिकार है, लेकिन अमेरिकी व ऑस्ट्रेलिया राज्य में इकाई करता है और वहाँ पे किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि राज्य का जो कानून है उसको बनाने से रोका जा सके। लेकिन भारत के अंदर राज्य के कानून को राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा रोका जा सकता है। तो ये एक तरह की क्या थी भाई,
पाबंदी थी और ये हमारी किसको थी, संघीय मॉडल के विरुद्ध एकात्मक जो मॉडल है उसकी तरफ झुकी हुई थी। तो भारतीय संविधान जो है उसके अंदर दोनों तरह की विशेषताएं देखने को मिलती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रही है, इसको 1-2 बार ज़रूर देखना और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी डाउट है अगर आपका तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या आपको कोई भी टॉपिक आप तक समझ नहीं आया है, चाहे वो पीआरटी जेबीटी के लिए हो या आपका ईएमआरएस टीजीटी सोशल साइंस के लिए हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।